Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the chapter of 8th standard that is Revolutionary Steps in Surgery. तो हम देखेंगे इस चैप्टर में किस तरह से डिफरेंट स्टेप्स ली गई है जिससे सर्जरी में काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं. आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. सर्जरी डेट्स बैक टू एज अर्ली एज 600 BC. आप जानते हैं 600 BC से ये सर्जरी स्टार्ट हुई है. सुश्रुता संहिता is one of the oldest works in the world dealing with surgery. सबसे oldest काम जो है वो सुश्रुता संहिता कहलाता है. मीन्स एक तरीके का सर्जरी थी जो सबसे पुरानी कहलाती है ये. It indicates that Sushruta was probably the first surgeon to perform surgical operations, plastic surgery. और सुश्रुता जो है वो ऐसा कहा जाता है कि जो सुश्रुता है वो सबसे पहले सर्जन थे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी या सर्जिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे. लेटर सम एंशियंट सर्जन्स परफॉर्म टूथ एक्सट्रैक्शन एंड ब्लड लेटिंग. ब्लड लेटिंग का मतलब होता है कि जैसे ब्लड बाहर आता है, ड्रेनिंग आउट ब्लड को बाहर निकालना. तो कुछ बाद में ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे सर्जन्स भी थे जिन्होंने टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत निकालना, जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है उसको, मीन्स जो गंदा ब्लड होता है उसको निकालने का, ड्रेनिंग आउट करना बॉडी में से, उस टाइप के कुछ उन्होंने भी परफॉर्म किए थे ऐसे ऑपरेशंस. मेजर सर्जरी कुड नॉट डेवलप फॉर सेंचुरीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. कई अच्छी मेजर सर्जरी मीन्स बड़ी सर्जरीज काफ़ी सेंचुरीज तक डेवलप नहीं हो पाई थी क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं था, टेक्नोलॉजी की भी कमी थी. द डॉक्टर्स हैड टू कट ओपन द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट वॉज नॉट हेल्दी, रिमूव इट और सेट राइट दैट पार्ट. मीन्स अभी क्या होता है, अभी भी वही होता है, कुछ ऐसे ही बॉडी में कुछ भी ऐसा पार्ट होता है जिसको जो हेल्दी नहीं होता उसको निकालते हैं. लाइक कहीं आपको कह सकते हैं कि कहीं कुछ ट्यूमर हो जाता है तो उस कारण से हम क्या करते हैं, उस चीज़ को बाहर निकालते हैं, राइट. तो पहले भी डॉक्टर्स यही करते थे, वो उस पार्ट को कट करते थे, ओपन करते थे और जो अनहेल्दी होता था बॉडी पार्ट वो उसको निकालते थे और रिमूव इट एंड सेट राइट दैट पार्ट, और उसको जो सही होता था उस वहाँ पर रखते थे. दिस वुड इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पेन टू द पेशेंट. लेकिन उस टाइम पे उस कारण से बहुत पेन होता था पेशेंट को. जनरल एनेस्थेटिक्स लाइक एथर और क्लोरोफॉर्म डेवलप्ड ओनली फ्रॉम मिड 19th century, मेकिंग पेनलेस सर्जिकल ऑपरेशंस पॉसिबल एंड सक्सेसफुल. देखिए एनेस्थेटिक्स क्या होता है, एक ऐसा आप कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण हमें पेन का इतना एहसास नहीं होता है. आपने सुना होगा एनेस्थेशिया. इससे क्या होता है, जैसे ऑपरेशन के टाइम पेशेंट को एक इंजेक्शन दिया जाता है एनेस्थेशिया का, जिससे उसको पेन नहीं फील होता है. जैसे बॉडी का कुछ पार्ट कट रहा है, कहीं कुछ ऑपरेशन हो रहा है तो उसको वो पेन नहीं होता है. बट ये एनेस्थेशिया कब आया था, मिड 19th century में आया था, जो काफ़ी मीन्स पहले के जो पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी हद तक पेन होता था इस चीज़ के लिए. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन कम्स और हियर, व्हाट इज सुश्रुता संहिता, क्या होता है ये. आगे बढ़ते हैं हम. मॉडर्न टेक्निक्स आर यूज नाउ डेज फॉर एनेस्थेशिया. एनेस्थेशिया के लिए आजकल न्यू टेक्निक्स आ गई, मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं. जनरल एनेस्थेशिया बिनम्स द होल बॉडी. बिनम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सुन्न कर देना. अगर मैं हिंदी में कहूँ तो उसको सुन्न कहना. मीन्स वहाँ पे आपको कुछ एहसास नहीं होगा. अगर वहाँ पे कुछ भी डॉक्टर कुछ कट कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ का फीलिंग नहीं होती उस चीज़ की. द होल बॉडी एंड इट इज़ यूज फॉर सर्जरी ऑफ एनी रीजन ऑफ द बॉडी. कहीं भी कुछ भी अगर कोई सर्जरी होती है तो उसके लिए जनरल एनेस्थेशिया को यूज़ किया जाता है. फॉर लोकल एनेस्थेशिया, लोकल एनेस्थेटिक्स आर इंजेक्टेड इनटू द सर्जिकल स्पॉट और एन एरिया नियर नर्व्स. नर्व्स के आसपास या जहाँ भी उनको ऑपरेशन करना होता है, सर्जरी करनी होती है, तो उसके आसपास लोकल एनेस्थेटिक्स इंजेक्ट किए जाते हैं. Over the years now, revolutionary steps have been taken in different types of complicated surgery and these have made such operations successful. और काफ़ी सालों से, जैसे अभी ये तो बहुत टाइम पुरानी बात है ना, तो जैसे जैसे साल आगे बढ़े, जैसे जैसे एडवांसमेंट आता गया, मॉडर्न होते गए सब, तो जो रिवोल्यूशनरी स्टेप्स ली गई है जिसके कारण कई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी सक्सेसफुल हुई है. लेट अस स्टार्ट विद कार्डियक सर्जरी. कार्डियक सर्जरी मीन्स ऐसा सर्जरी जो आपके हार्ट से रिलेटेड होता है. जैसे हार्ट अटैक आता है तो उस टाइम कार्डियक सर्जरी होता है. तो कार्डियक सर्जरी से स्टार्ट करते हैं. टुडे इफ़ यू नीड टू हैव अ हार्ट सर्जरी यू कैन चूज़ फ्रॉम मैनी फाइन डॉक्टर्स. अगर आज आपको हार्ट सर्जरी करवानी है तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं. However, before 1893 this type of surgery was unknown. लेकिन 1893 से पहले ऐसी कोई भी सर्जरी अननोन थी.
डॉक्टर्स डिड नॉट हैव मॉडर्न मेडिकल टूल्स और एंड प्रोसीजर्स एसेंशियल फॉर हार्ट सर्जरी. डॉक्टर्स के पास मेडिकल टूल्स भी नहीं थे और ना ही उनको पता था कैसे इसको करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाट इज द यूज ऑफ एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया का क्या यूज होता है, क्यों करते हैं इसको यूज. In those days, heart patients were treated with sedatives and they usually did not survive. Sedatives means होता है एक ऐसा substance जो आपको नींद ले आता है, मतलब आपको नींद आ जाती है, और ऐसे पेशेंट्स ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाते थे. ऐसे जब उनका ऐसा कुछ हार्ट का कुछ भी होता था सर्जरी उस टाइम पर. Then in 1893, Daniel Hale Williams, a young African American surgeon, वो यंग अफ्रीकन और अमेरिकन सर्जन थे, तो उन्होंने क्या किया, अटेम्प्टेड अ न्यू मेडिकल टेक्निक इन ऑर्डर टू सेव अ पेशेंट्स लाइफ. उन्होंने एक न्यू मेडिकल टेक्निक को ट्राई किया जिससे पेशेंट की लाइफ भी बच जाए. अ पेशेंट जेम्स कॉर्निश वॉज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी सीरियस नाइफ वुंड. एक पेशेंट था जेम्स कॉर्निश करके, उसको बहुत ही सीरियस वुंड हुआ था नाइफ से. द नाइफ हैड कट एन आर्टरी लेस देन एन इंच फ्रॉम हिज हार्ट एंड पंक्चर्ड द पेरिकार्डियम, द सैक अराउंड द हार्ट. वो जो नाइफ था उसने उसकी एक ऐसी ट्यूब जो ब्लड कैरी करती है उसको क्या कर दिया था, 1 इंच तक कट कर दिया था. और जो पेरिकार्डियम मीन्स जो आपने अगर कभी पिक्चर देखा होगा हार्ट का, तो वहाँ पर एक ऐसा सैक होता है, तो उस सैक को एक बैग होता है, तो उसको पंक्चर कर दिया था. डॉक्टर विलियम्स विद 6 स्टाफ डॉक्टर्स परफॉर्म अ कॉम्प्लिकेटेड एंड डेयरिंग ऑपरेशन. उन्होंने परफॉर्म किया इस कॉम्प्लिकेटेड, इस टफ और डेयरिंग ऑपरेशन को. Dr. Williams became the first surgeon to save his patient by successfully repairing the human heart. और वो फर्स्ट ऐसे सर्जन बने जिन्होंने अपने पेशेंट को सक्सेसफुली उसका ह्यूमन हार्ट को रिपेयर किया. नाउ मैनी मोर एडवांस टेक्निक्स आर यूज्ड टू इन दिस स्पेशलिटी टू डील विद हार्ट कॉम्प्लिकेशंस. और अब तो बात ही अलग है, अब तो कई सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस को ईजिली किया जाता है. सो ये थर्ड क्वेश्चन कम्स हियर, हु वाज डॉक्टर विलियम्स. आगे बढ़ते हैं हम. ओपन हार्ट सर्जरी विच कैन हेल्प टू रिपेयर हार्ट डिफेक्ट्स, हार्ट वॉल्स और इवन रिप्लेस देम इज ऑल्सो परफॉर्म सक्सेसफुली. और आजकल तो ऐसा है कि ओपन हार्ट सर्जरी जिसके कारण आपके जो हार्ट में कुछ डिफेक्ट होते हैं, वॉल्स होते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि हार्ट को अगर रिप्लेस करना है वो भी ईजिली परफॉर्म किया जाता है और सक्सेसफुली होता है. ईजिली इन द सेंस यहाँ पर सक्सेसफुली. With proper measures, patients can recover from cardiac surgery faster than they did before. और proper measures, proper तरीके से अगर उनका ध्यान रखा जाए तो वो काफ़ी हद तक जल्दी से रिकवर भी हो जाते हैं. Neurosurgery is another recent specialty to have received recognition since the early 1900s. तो 1900 से एक न्यू स्पेशलिटी आई है जो न्यूरोसर्जरी कहलाती है. It is concerned with the treatment of disorders of the nervous system. नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम ज़्यादातर न्यूरोसर्जरी की तरफ जाते हैं, न्यूरोसर्जन्स के पास जाते हैं. वो क्या करते हैं, न्यूरोसर्जन्स ऑपरेट ऑन द ब्रेन, द स्पाइन एंड द नर्व्स. दिमाग पर जो आपकी हड्डी होती है, स्पाइन जो बैकबोन होती है आपकी स्पाइन, वहाँ पर या जो नर्व्स होती है उन पर ज़्यादातर वो ऑपरेट करते हैं. दे कैन ट्रीट पेशेंट्स ऑफ ऑल एजेस. सारी एजेस के वो पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, न्यू बॉर्न से लेकर एल्डर तक. हु सफर्ड अ स्ट्रोक, जिनको भी स्ट्रोक होता है एकदम, उनके लिए वो क्या करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं. हार्वे कशिंग, उनका टाइम पीरियड इज गिवन टू यू 1869 से 1939, इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोलॉजिकल सर्जरी. तो मॉडर्न न्यूरोलॉजिकल सर्जरी के फादर किसको कौन कहलाते हैं, हार्वे कशिंग कहलाते हैं. In the early part of the 20th century, he developed basic techniques and instruments for operating on the brain as a distinct surgical specialty. और अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में उन्होंने कुछ ऐसे बेसिक टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप किया था जिससे ब्रेन के लिए जो भी ऐसी कुछ सर्जरी होती है जो ब्रेन से रिलेटेड होती है उसको वो उसकी स्पेशलिटी, उनमें वो स्पेशलिटी थी या वो उसके लिए स्पेशल थे. स्पेशल इन द सेंस उनमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज था, उन्होंने खुद ने डेवलप किया था इन चीज़ों को, तो उनके पास ज़्यादा वो उस चीज़ में स्पेशल थे. यू कैन से लाइक दैट. तो योर फोर्थ क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोलॉजिकल सर्जरी. मॉडर्न न्यूरोलॉजिकल सर्जरी के फादर कौन कहे जाते हैं. Cushing dramatically reduced the mortality rate for neurosurgery from 90% to less than 10%. और उन्होंने जो मोर्टालिटी रेट में होता है डेथ रेट,
जैसे ऑपरेशंस के कारण डेथ हो जाती है, तो उन रेट को उन्होंने 90% से 10% से भी कम कर दिया था। पहले 90% होती थी, मीन्स मोस्ट ऑफ द पेशेंट यूज टू डाई बिकॉज ऑफ दिस सर्जरी, लेकिन जब वो कुशिंग आया उस टाइम उन्होंने 10% से भी कम कर दी थी उसकी रेट, उसकी मोर्टेलिटी रेट। बाय द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट इन 1937 ही हैड सक्सेसफुली रिमूव मोर देन 2000 ट्यूमर्स, और ट्यूमर्स में आप कह सकते हैं कुछ ऐसा एबनॉर्मल या एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है किसी चीज़ की, तो जब तक उनका रिटायरमेंट हुआ तब तक उन्होंने 2000 ट्यूमर्स को रिमूव कर दिया था पेशेंट्स की बॉडी में से। द मेन रीज़न दैट मोर्टेलिटी रेट्स हैड बीन सो हाई बिफोर वॉज ब्लड लॉस, और सबसे बड़ा जो कारण था मोर्टेलिटी रेट का वो ये होता था कि खून इतना ज़्यादा बह जाता था पेशेंट की बॉडी में से कि वो सर्वाइव नहीं कर पाता था। Among Cushing's significant achievements are the methods he developed to stem this blood loss by inventing a clip called silver clip. और कुछ उनके अच्छे अचीवमेंट्स में से ये भी एक अचीवमेंट था कि उन्होंने ये एक ऐसा मेथड डेवलप किया जिससे ब्लड जो था उसको कंट्रोल किया जाता था बाय इन्वेंटिंग अ क्लिप कॉल्ड सिल्वर क्लिप या कुशिंग क्लिप। इसका नाम था सिल्वर क्लिप या कुशिंग क्लिप भी कहा जाता था उनके नेम के कारण। तो उन्होंने एक ऐसा मेथड निकाला जिससे क्या किया जाता था, उस ब्लड लॉस को कंट्रोल किया जाता था। दस न्यूरोसर्जरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कटिंग एजेस इन द वर्ल्ड ऑफ सर्जरी इन मेडिसिन, और सबसे अच्छी और डिफरेंट मानी गई, डिफरेंट इन सबसे यूजफुल मानी गई न्यूरोसर्जरी जो सर्जरी एंड मेडिसिन का वर्ल्ड है उसमें। अब आती है आपकी नेक्स्ट, व्हाट इज रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी क्या कहलाती है? रोबोटिक सर्जरी इज अ टाइप ऑफ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग ऑन पेशेंट थ्रू लार्ज इंसिजन्स, लार्ज इंसिजन्स का मतलब होता है सर्जिकल कट, जैसे बड़े बड़े कट बनाए, बॉडी में कट लगाए गए हैं, तो बड़े कट की जगह क्या हो जाता था, यूज इज मेड ऑफ मिनिएचराइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो बहुत छोटे होते थे, एट द सेम टाइम जिनसे बहुत छोटा कट लगता था, दैट फिट थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वार्टर इंसिशंस। मीन्स देखिए, अगर आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बड़े हैं तो बॉडी में उनको एंटर होने के लिए कट भी बड़ा चाहिए होता है, लेकिन अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स छोटे हैं तो बॉडी में उनको इंसर्ट करने के लिए कट भी छोटा चाहिए होता है। ओके, आपने कभी देखा होगा, अगर इफ़ यू वुड हैव वॉच्ड एनी मूवी, तो डॉक्टर्स कभी उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही पतले पतले और छोटे छोटे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वो छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इस कारण ही होते हैं क्योंकि वो उनकी जो कट होते हैं वो भी स्मॉल होते हैं ना, उन इंस्ट्रूमेंट्स के कारण वो कट भी स्मॉल हो गए, तो उसको आप मिनिमली इन्वेजिव कहते हैं। दैट मीन्स बड़ी कट के कारण की जगह पर छोटे कट्स यूज़ करते थे। When performing, okay, your next question comes over here. What do you mean by minimally invasive? Minimally invasive का मतलब क्या होता है? When performing surgery with the Da Vinci, the world's most advanced surgical robot, जो दुनिया का सबसे अच्छा सर्जिकल रोबोट कहलाता है डा विंसी, द डा विंसी, तो जब वो सर्जरी परफॉर्म करता था, दिस मिनिएचराइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर माउंटेड ऑन 3 सेपरेट रोबोटिक आर्म्स अलाउिंग द सर्जन मैक्सिमम रेंज ऑफ द मोशन एंड प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी। तो जो वर्ल्ड का सबसे एडवांस सर्जिकल रोबोट था, जब ये कुछ भी सर्जरी परफॉर्म करता था तो दीज मिनिएचराइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उनको यूज़ किया जाता था और 3 सेपरेट रोबोटिक आर्म्स के थ्रू यूज़ किया जाता था, जिससे क्या होता था, अलाउइंग द सर्जन मैक्सिमम रेंज, और जो सर्जन मीन्स जो ऑपरेशन करता था उस सर्जन के लिए सबसे अच्छी तरीके से एक एक्यूरेट उनको वो मिलता था, जैसे कहाँ पर क्या चीज़ फिट करनी है, क्या नहीं करनी है, एक्यूरेसी उनकी क्लियर होती थी। द डा विंसीज 4th आर्म कंटेन्स अ मैग्नीफाइड हाई डेफिनेशन 3D कैमरा दैट गाइड्स द सर्जन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। और डा विंसी का जो 4th आर्म था उसमें एक बहुत ही एक 3D कैमरा होता था, जिससे जो सर्जन है उसको हर चीज़ क्लियर विजिबल होती थी। आपने आजकल देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं, या फिर आपने कभी डॉक्टर के पास देखे होंगे, उनके पास कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें वो हर चीज़ क्लियरली विजिबल होती है, तो वो हाई डेफिनेशन कैमरे के थ्रू होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो काफ़ी हद तक हर चीज़ क्लियरली देख पाते हैं। द सर्जन कंट्रोल्स दीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड द कैमरा फ्रॉम अ कंसोल। कंसोल की चीज़ होती थी जिससे वो अच्छे से कंट्रोल कर पाते थे इन इंस्ट्रूमेंट्स को, उस कैमरा को। लोकेटेड इन द ऑपरेटिंग रूम, placing his finger into the master controller, he is able to operate all 4 arms of the Da Vinci। और मास्टर कंट्रोल्स जो होते थे उसमें अपनी फिंगर करके वो सारे आर्म्स को कंट्रोल करते थे, एबल कर मीन्स ऑपरेट कर पाते थे प्रॉपरली। While looking through a stereoscopic high definition monitor,
द रोबोट लिटरली प्लेसेस द सर्जन इनसाइड द पेशेंट। और ध्यान से देखते हुए, इस हाई डेफिनेशन मॉनिटर को यूज़ करते हुए, इस पिक्चर को यूज़ करते हुए, जो रोबोट होता है वो लिटरली सर्जन इनसाइड द पेशेंट, दैट मीन्स वो प्लेस करता था उन चीज़ों को। दैट मीन्स जो सर्जन है वो पेशेंट को पूरी तरह से उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो पूरा देख पाता था, मीन्स कंप्लीटली ईच एंड एवरीथिंग ही यूज्ड टू सी। This gives him a better, more detailed 3D view of the operating site. Obviously अब वो क्या अंदर than the surgeon's eye can provide. देखिए कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता होता बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हमें तो खैर छोड़िए जो सर्जन्स होते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस हाई डेफिनेशन कैमराज और इन सब टेक्निक्स के कारण जो एक 3D व्यू उनको मिलता था, तो उनको हर चीज़ क्लियरली समझ आती थी। इवन जो उनकी आई से वो नहीं देख पाते, जो समझ नहीं पाते थे, वो चीज़ें उनको इन 3D व्यूज़ के कारण काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती थी। एवरी मोमेंट ही मेक्स विद द मास्टर कंट्रोल्स इज रेप्लिकेटेड एक्यूरेटली बाय द रोबोट। और जो भी मोमेंट वो बना, मीन्स जो भी उनके मोमेंट्स होते थे, तो वो पूरा जस्ट एग्जैक्ट कॉपी उनको जो रोबोट है उसमें देखने को मिलती, दैट मीन्स उस मॉनिटर में देखने को मिलती थी। When necessary, the surgeon even can change the scale of the robot's movement. और जब उसको लगता था तो वो रोबोट के मूवमेंट का स्केल उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता था, अपने हिसाब से चेंज कर सकता था। If he selects a 3:1 scale, the tip of the robot's arm will move just 1 inch for every 3 inches. अगर वो ऐसा कुछ सिलेक्ट करता है कि 3:1 स्केल सिलेक्ट करता है 3:1, तो क्या होता था, जो टिप ऑफ द रोबोट्स आर्म्स, जो उसके आर्म की जो टिप होती थी वो 3 इंचेस की जगह सिर्फ 1 इंच बढ़ती थी, और 1 इंच का जो मेजरमेंट होता था वो 3 इंचेस के बराबर होता था। दैट सर्जन्स हैंड मूव, जो सर्जन का हैंड मूव कर सकता था। यूटिलाइजिंग दिस एडवांस टेक्नोलॉजी, आवर सर्जन्स आर एबल टू परफॉर्म अ ग्रोइंग नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स। और इस एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारे सर्जन्स कई सारे कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स को भी वो परफॉर्म कर सकते हैं। Since these procedures can now be performed through very small incisions, our patients experience a number of benefits compared to open surgery of the past. और इन प्रोसीजर्स के कारण, जो मीन्स छोटे छोटे इंसिजन्स को यूज़ करने के कारण जो प्रोसीजर होता है, उस कारण से पेशेंट्स को भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ तक कि ओपन सर्जरी जो पहले नहीं हो पाती थी वो भी अब उनको मिल जाती है। So I hope today's video is clear to you. In case of any doubt or difficulty, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.